आप सभी को संकल्प भारत ऑफिशियल की तरफ से नमस्कार। आज देश की संसद में वो हुआ जिसने भारतीय राजनीति का इतिहास और भूगोल दोनों हमेशा के लिए बदल दिया है। एक तरफ अमित शाह ने संसद के पटल पर 4 ऐसे ऐतिहासिक कानून और मास्टर स्ट्रोक चले जिसने पूरे विपक्ष को बेनकाब करके संसद से भागने पर मजबूर कर दिया, और दूसरी तरफ संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की उस सबसे बड़े ऐतिहासिक ब्लंडर की धज्जियां उड़ा दी जिसे 70 साल से देश से छुपाया गया था, नेहरू का सिंधु जल समझौता। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं और दंगाइयों से वो अधिकार छीन लिया है जिसकी वजह से दशकों से पूरा राज्य जलता था। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम संसद के इस महासंग्राम, नेहरू के देशद्रोही समझौतों, अमित शाह के परिसीमन दाव और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल का पूरा 360 डिग्री खुलासा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज एक एक कड़वी सच्चाई सामने आएगी। संसद में शाह का चाणक्य रूप। सबसे पहले बात करते हैं संसद में अमित शाह के उस चाणक्य अवतार की जिसने विपक्ष के 12 साल पुराने उत्तर बना दक्षिण, नॉर्थ वर्सेस साउथ के जहरीले नैरेटिव को सिर्फ 60 सेकंड में तबाह कर दिया। विपक्ष लंबे समय से चिल्ला रहा था कि परिसीमन से दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी और उत्तर भारत का दबदबा बढ़ जाएगा, लेकिन अमित शाह ने संसद में खड़े होकर ऐसा गणित समझाया कि विपक्ष के होश उड़ गए। अमित शाह ने आंकड़े रखे। दक्षिण के 5 राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल कि आज लोकसभा में 129 सीटें हैं। परिसीमन के बाद यह सीटें घटकर कम नहीं होगी बल्कि 129 से बढ़कर सीधे 195 सीटें हो जाएंगी। यानी दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व 30% से बढ़कर 24.25% हो जाएगा। बिना किसी ड्रामे के सिर्फ आंकड़े रखकर अमित शाह ने विपक्ष को चेकमेट कर दिया। जब केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी संसद में नियम 72 के तहत तकनीकी एतराज जताने आए तो शाह ने साफ कर दिया, बहस करो भागो मत। और नतीजा क्या हुआ? विपक्ष संसद के अंदर बहस करने के बजाय बाहर बैनर लेकर भाग खड़ा हुआ। अब बात करते हैं महिला आरक्षण 50% का ट्रैप और मुस्लिम तुष्टीकरण पर प्रहार। अमित शाह का दूसरा मास्टर स्ट्रोक था महिला आरक्षण बिल। विपक्ष सोच रहा था कि वे संसद में मांग करेंगे कि 33% नहीं 50% महिला आरक्षण दो ताकि बिल लटक जाए और 2029 तक टल जाए। लेकिन अमित शाह ने संसद में खड़े होकर स्पीकर से कहा, अध्यक्ष जी, 1 घंटे के लिए सदन स्थगित कीजिए। मैं अभी ऑफिशियल अमेंडमेंट का प्रिंट आउट लेकर आता हूँ। हम महिलाओं को 50% आरक्षण देने को तैयार हैं। क्या विपक्ष इस पर वोट करेगा? शाह के इस चक्रव्यूह में विपक्ष ऐसा फंसा कि पूरी संसद में सन्नाटा छा गया। विपक्ष महिलाओं को हक देना ही नहीं चाहता था।
वे सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे थे। और तीसरा प्रहार था धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण पर। विपक्ष बार बार मुस्लिम आरक्षण की वकालत करता है। अमित शाह ने संविधान के प्रति लहराते हुए खुला चैलेंज दिया। पूरे संविधान में एक भी ऐसा आर्टिकल या संशोधन दिखा दो जहां धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान हो। संविधान में आरक्षण केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े दलितों, आदिवासियों यानी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए है। शाह ने इतिहास का पन्ना खोलते हुए याद दिलाया कि कैसे 1957 में नेहरू ने काका कालेलकर रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला, कैसे इंदिरा और राजीव गांधी ने ओबीसी और एससी एसटी आरक्षण का विरोध किया था। तो अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी का। अब ये संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए उस सबसे बड़े खुलासे पर, जिसे सुनकर हर भारतीय का खून खौल उठेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने भारत के स्वाभिमान और किसानों के साथ गद्दारी की थी। कच्छथुईदुप कांग्रेस ने तमिलनाडु के मछुआरों के हक वाले कच्छथुईद्वीप को उपहार में श्रीलंका को दे दिया, जिसकी सजा आज भी हमारे मछुआरे भुगत रहे हैं। 26/11 के बाद बुजदिली, अगर हम 26/11 मुंबई हमले के बाद कांग्रेस ने एक वीजा तक कैंसिल नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर रखा और व्यापार चलाते रहे। अगर हम भारत से निकलने वाली पवित्र नदियों सिंधु और झेलम का 70% पानी नेहरू ने पाकिस्तान को खैरात में दे दिया और भारत के प्यासे किसानों के लिए सिर्फ 20% पानी रखा। इतना ही नहीं, नेहरू ने पाकिस्तान के कहने पर बांधों में ऐसी शर्तें मानी कि भारत अपने ही बांधों से जमा मिट्टी और कचरा साफ नहीं कर सकता था। यहां तक कि बांधों के सफाई वाले गेटों पर वेल्डिंग करवा दी गई ताकि गलती से भी मिट्टी साफ न हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है, रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने नेहरू के इस देशद्रोही समझौते को ठंडे बस्तर में डाल दिया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उस मॉडल की जिसने दंगाइयों के रीढ़ की हड्डी को तोड़ दी है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 1.5 सालों में उत्तर प्रदेश से एक ऐसा अधिकार छीन लिया है जो संविधान ने नहीं बल्कि तुष्टीकरण की गंदी राजनीति ने दिया था। दंगा करने का अधिकार। 2014 से पहले यूपी में क्या होता था? मुजफ्फरनगर दंगा याद कीजिए। सपा कांग्रेस की सरकार में हिंदू पीड़ितों और मुस्लिम दंगाइयों के लिए अलग अलग कैंप बनाए जाते थे और सिर्फ एक वर्ग को मुआवजा दिया जाता था। सॉरी, पहले हमने बोला था पिछले 1.5 सालों नहीं 9.5 सालों, उसके लिए माफ करिएगा। दंगों के बाद हिंदुओं का पलायन होता था, उनकी संपत्तियों पर कब्जे होते थे और संभवतः बरेली जैसे पौराणिक शहरों से हिंदुओं को भगा दिया जाता था। तौकीर रजा जैसे दंगाई नेता जिन्हें मायावती और अखिलेश यादव छूने से डरते थे, आज योगी राज में
पिछले 11 महीने से जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। योगी जी ने माफियाओं के आर्थिक तंत्र, अवैध बुचड़खानों और दंगा नेटवर्क का सफाया कर दिया। आज बरेली नाथ नगरी के रूप में विकसित हो रही है और संभल की प्राचीन तीर्थों का पुनरुद्धार हो रहा है। कानून का राज किसे कहते हैं, यह योगी आदित्यनाथ से पूरे देश को सिखा दिया है। तो दोस्तों, संसद से लेकर सड़क तक तस्वीर एकदम साफ है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने देश की नदियां, द्वीप और सुरक्षा दुश्मनों को दान में दे दी, और दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, जो भारत के संविधान और संप्रभुता की रक्षा के लिए रूथलेस फैसले ले रहे हैं। अमित शाह ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि अब अर्बन नक्सलियों, जिहादियों और तुष्टीकरण के झंडा बरदारों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या नेहरू के ऐतिहासिक ब्लंडर्स को सुधार कर भारत अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बिना किसी फिल्टर के लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश की सबसे सच्ची और कड़क राजनीति समझने के लिए संकल्प भारत ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।